Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series. In the previous lecture, we discussed unicameralism, bicameralism, separation of powers, and how they affect the forms of government that they subsequently constitute. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट मॉडल्स जिसके गिर्द हम सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. किसी भी गवर्नमेंट की फॉर्म और गवर्नमेंट के सिस्टम में फर्क होता है. जनरली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज that whether it is a monarchy, whether it is a dictatorship or a democracy. The system of government is basically how the power is distributed in different constituent units of a country. तो उस चीज को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि आप डिफरेंट गवर्नमेंट के अंदर पावर किस तरीके से डिवाइड करते हैं. तो द अमाउंट ऑफ पावर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इन रिलेशन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स वो डिटरमिन करता है कि किसी भी कंट्री का क्या सिस्टम है. तो इसके अंदर हमारे सामने जो सबसे पहला मॉडल है वो यूनिटरी सिस्टम्स का मॉडल है. देयर आर थ्री मॉडल्स एज अ डिस्क्लेमर: यूनिटरी सिस्टम्स, कॉन्फेडरेशंस एंड फेडरेशंस. यूनिटरी सिस्टम के अंदर आपकी सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होती है. वो किस तरीके से? सेंट्रलाइजेशन इसलिए ज्यादा होती है बिकॉज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी अथॉरिटी और पावर होती है. नाउ बाय दिस व्हाट आई मीन इज that the constitution gives power to the central government, जो कि आपकी नेशनल गवर्नमेंट है उसको सारी पावर्स दी जाती है. अब इसका दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. आइदर दैट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स डोंट हैव एनी पावर एट ऑल. कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का वर्ड मैं बार बार यूज करूं. कंस्टिट्यूएंट यूनिट से मेरा मुराद क्या है? कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स वो इकाइयां होती हैं जो मिलके एक रियासत बनाती हैं. दोज आर द कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स. कुछ उन्हें प्रोविंसेस कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, ये हमारी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं. अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, वो उनके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं. तो नॉमेनक्लेचर वेरीज बट इनको जनरली कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कहा जाता है. तो अगर इनका रिलेशनशिप कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिटरमिन करता है स्टेट सिस्टम को. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज: whether that constituent units do not exist at all and there is only one central government, and the other possibility is that कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के अपनी अपनी गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनके पास अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होती. वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट की विल को इन्फोर्स करते हैं. एंड हियर आई हैव यूज्ड द वर्ड दैट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव नो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है. कॉन्स्टिट्यूशन ही सारी पावर्स डिवाइड करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट आगे से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए अक्सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाती हैं, लेकिन वो जब चाहे वो पावर वापस ले सकती है. ठीक है. तो इस लिहाज से फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक यूनिटरी कंट्री है, यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन वहां पे आपको वेल्श असेंबली भी मिलती है, स्कॉटिश पार्लियामेंट भी मिलती है, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड भी मिलती है, नॉर्दर्न आयरलैंड की पार्लियामेंट मिलती है, जो उनके 4 कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं. लेकिन उनका चूंकि यूनिटरी सिस्टम है, तो जो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट है, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट कैन टेक दोज पावर्स अवे फ्रॉम द प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स एनी टाइम. राइट. Second important point is that since it's centralized and provinces or states, aka constituent units, do not have their independent autonomy of their own, they cannot secede from the union. secede का मतलब है आजादी नहीं हासिल कर सकते, वो उससे separate नहीं हो सकते. If they do, it will be considered an act of rebellion. जनरली इसके अंदर एक कॉमन फीचर ये पाया जाता है कि यहाँ पर एक यूनिकेमरल लेजिस्लेटर होता है. यूनिकेमरल लेजिस्लेटर हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, और मैंने ये आपको तो पॉइंट भी बताया था कि इन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे यूनिकेमरल कंट्रीज मॉडल वहीं पे फॉलो किया जाता है जहाँ यूनिटरी सिस्टम ज्यादा प्रेवलेंट होता है, क्योंकि आपने सारी की सारी पावर्स जनरली कॉन्सेंट्रेट की होती हैं. तो वहाँ पर यूनिकेमरल लेजिस्लेटर भी यूज किया जाता है. इसके अंदर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं यूनिटरी स्टेट्स की. सबसे पहले तो बहुत सारी जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज हैं, जहां पर एब्सोल्यूट किंग की पावर्स हैं, जो कि हमने अपने शुरू वाले लेक्चर्स में देखा था. मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जहां पर यूनिटरी का निज़ाम, सिस्टम्स का निज़ाम मौजूद है, वो आपके सामने ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न मोनार्कीज हैं: जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, ब्रुनाई, भूटान एंड मोरक्को. देन यू हैव यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, वो कंट्रीज जहां पे मोनार्की की पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स ने और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ने
चेक किया हुआ और रिड्यूस करके ऑलमोस्ट नॉमिनल बना दिए मोनार्कीज, जिनमें यूके, जमैका और जापान की मिसालें हमारे सामने आती हैं। और डेमोक्रेसीज के अंदर, रिपब्लिक्स के अंदर जहां यूनिटरी सिस्टम अभी इम्प्लीमेंटेड है, उनके अंदर हमारे सामने फ्रांस, चाइना, टर्की, इटली, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने। इसके बाद जो दूसरा मॉडल है सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने का, उसे कहते हैं कन्फेडरेट सिस्टम्स। कन्फेडरेसी is the polar opposite of unitary systems. While in unitary system, all powers are vested in the central government and the constituent units do not have any autonomy and independent powers, the Confederacy is completely opposite. In Confederacy, all powers are vested in the constituent units, and constituent units are all powerful. Central governments do not have any independent or autonomous existence of their own. So you have an all-powerful central government in the unitary systems, and you have an all-powerful constituent units in the confederacies. तो बहुत एक लूज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इसीलिए इनका और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का। एक और पॉइंट इसके अंदर बहुत अहम है कि कन्फेडरेशंस के अंदर जो आपके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो अपने आप में सॉवरेन कंसिडर होते हैं। वो उनकी अपनी अपनी सॉवरेनिटी है, यानी वो एक समझे कंप्लीटली एक सेपरेट कंट्रीज हैं जो मिल के कन्फेडरेसी बनाती हैं, जो मिल के यूनिट्स कन्फेडरेसी बनाते हैं। जबकि यूनिटरी सिस्टम्स के अंदर जो यूनिट्स हैं आपके प्रोविंसेस या स्टेट्स, उनकी अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती। इसीलिए चूंकि जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं कन्फेडरेसी के अंदर वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, देयरफॉर बिकॉज दे आर सॉवरेन दे कैन secede एनी टाइम। सो फॉर देम इट इज लीगल, इट इज एब्सोल्युटली लेजिटिमेट फॉर देम टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट यूनियन एट एनी टाइम। इसके अंदर दो मिसालें, confederacies are getting out of fashion as we're advancing with time because it's not very effective in governance and administration. तो historical examples में अगर हम देखें तो एक old Swiss confederacy स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती थी। America was founded on a confederacy from 1781 to 1789. It remained a confederacy under Articles of Confederation, but it didn't really work. Then they replaced and scrapped the Articles of Confederation, जो कि उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था, उसको उन्होंने स्क्रैप करके एग्जिस्टिंग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस कर दिया, एंड जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट अंडर दैट कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मन कॉन्फेडरेशन, ऑस्ट्रो हंगरी, व्हिच वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर मतलब एक बहुत फॉर्मेटिव रोल था इनका ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का। तो ये एम्पायर भी कन्फेडरेसी की बेसिस पे ऑपरेट करती थी कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव ऑटोनोमस पावर, और उन्होंने एक यूनियन आके बनाई थी। सोवियत यूनियन आफ्टर द रेवोल्यूशन when it was founded was also worked under Lenin for some time as a confederacy। 1936 के अंदर फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे इसे कॉन्फेडरेशन से चेंज करके फेडरेशन बना दिया गया। फेडरेशन क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आजकल के दौर में जो करंट कॉन्फेडरेशंस एग्जिस्ट करती आ रही हैं, जिनको समझा जाता है कॉन्फेडरेशंस, उनमें एक इराकोय कॉन्फेडरेसी है। इराकोय कॉन्फेडरेसी वाज फाउंडेड इन 1600। इट इज अ ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स एंड कैनेडियन ट्राइब्स, जिसके अंदर इन नेटिव अमेरिकन और आपके सामने द फर्स्ट नेशन जो कनाडा के इंडिजिनस लोग हैं। दीज आर द ट्राइबल ग्रुप्स जो कि बिकॉज यूरोपियन इन्वेजन और यूरोपियन कॉलोनाइजेशन led to the development of Canada and United States and Australia and New Zealand as we know it। वरना यहाँ पर पहले इंडिजिनस ट्राइब्स रहा करते थे, कनाडा में भी, अमेरिका में भी। उन इंडिजिनस ट्राइब्स ने आपस में कुछ काफी सारे ट्राइब्स, जिनमें ओनाइडा, टोमाहॉक, मोहॉक, देयर आर अदर वंस एज वेल, सम, उन्होंने मिलकर अपनी डिफरेंट कन्फेडरेसीज अपनी एक बनाई थी, ट्राइब्स ने मिलकर, उसे कन्फेडरेसी कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कन्फेडरेसी जो कि 57 से अब तक चली आ रही है, जिसमें 28 सॉवरेन स्टेट्स ने मिलकर एक अपनी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। सो यू सी यूरोपियन यूनियन के अंदर एक यूरोपियन पार्लियामेंट है, देयर आर यूरोपियन ब्यूरोक्रेट्स हु आर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन जो डोंट बिलोंग टू एनी नेशन। तो फिर
इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक आपके पास इंग्लैंड की अपनी गवर्नमेंट है और एक यूरोपियन यूनियन की भी गवर्नमेंट है, तो हाउ डज दैट वर्क? सो इसीलिए कन्फेडरेसी, जिस तरह हमने बताया कि वो हर सॉवरन कंट्री, जिस तरह फ्रांस इज अ सॉवरन कंट्री, इटली इज अ सॉवरन कंट्री, स्पेन इज अ सॉवरन कंट्री, बट ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्फेडरेसी। ये तो चले हमने ट्रांस नेशनल लेवल पे देखा। इसी तरह बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्फेडरेसी एज वेल, with two independent states of Flanders and Wallonia, Flanders in the north and Wallonia in the south, making up the confederacy, and these two states are considered autonomous and all powerful. Confederacies countries बनाती क्यों है अगर इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं करनी, अगर हर एक ने अपने मुताबिक ही चलना है? तो इसका आंसर ये है कि कॉन्फेडरेसीज इसलिए बनाई जाती हैं कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये सोचती हैं कि अगर हम अलहदा रहेंगे तो वी हैव मोर टू लूज, सो इफ वी टुगेदर we'll be better off. So what they do is, as for the collective interest, for the collective advancement, they join together in the form of confederacy, जैसे यूरोपियन यूनियन में इन्होंने किया. The last system of government is called confederacy or federations. And confederacy generally के अंदर काफी सारे इस तरह के problems हैं जो कि federations में नहीं है. Same goes, confederation also checks the problems of the unitary states. Unitary states are considered too centralized and they kill the creativity, they kill the autonomy of the individual constituent units. उसकी वजह से diversity की repression होती है अमूमी तौर पे. इसलिए, और unitary states में ये मसला है ओवर सेंट्रलाइजेशन का, और कॉन्फेडरेसी में मसला है बहुत ज्यादा डेवोल्यूशन का. सो कॉन्फेडरेसी इज ऑफ्टन और इनफेक्टिव, इनएफिशिएंट, जैसे हमने अमेरिका की मिसाल देखी थी. तो बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन और द ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूनिटरी स्टेट्स, सम कंट्रीज प्रेफर टू हैव फेडरेटिव मॉडल्स व्हिच इज कॉल्ड फेडरेशन. फेडरल सिस्टम्स दोनों के फीचर्स को मिक्स करता है, दोनों के फीचर्स को गवर्न करता है. इट हैज partially self-governing constituent units. It does not have all-powerful constituent units and it doesn't have an all-powerful central government. Unlike unitary systems, क्योंकि unitary systems के अंदर constituent units की कोई original existence नहीं होती, that is to say that उनके पास अपनी कोई authority नहीं होती, उनके पास उतनी ही देर के लिए उतनी ही अथॉरिटी रहती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी यूनिटरी सिस्टम्स में उन कंस्टिट्यूएंट यूनिट से उनकी पावर वापस ले सकती है. मगर unlike unitary systems, federal countries have their constituent units certain enumerated powers in the constitution that the central government cannot take away. इसी तरह unlike confederacies, constituent units all powerful नहीं होते और वो secede भी नहीं कर सकते यूनियन के साथ. They are necessarily part of the union, और अगर वो उससे secede करेंगे तो वो rebellion consider होगी, treason consider होगा. And इस तरह powers are divided between central and provincial governments. तो आपके सामने एक ऐसा सिस्टम बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी सिस्टम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर्स देता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को पावर नहीं देता. कॉन्फेडरेसीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर्स देता है कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं देता. फेडरेशंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को बराबर पावर्स देता है, कोऑर्डिनेटेड पावर्स देता है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली इन्यूमरेट्स के दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड डोमेन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड डोमेन्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली दो लिस्ट्स हैं, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट. फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट वो लिस्ट है कि वो उसमें वो चीजें जो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस पे काम नहीं कर सकती, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है. फॉर इंस्टेंस फिस्कल पॉलिसी, फॉर इंस्टेंस डिफेंस, फॉर इंस्टेंस फॉरेन पॉलिसी, ये इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लेजिस्लेट नहीं कर सकती, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट करेगी. इसी तरह बहुत सारी और चीजें हैं जो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दी गई हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, मैरिज इश्यूज, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल्स टैक्स, ये चीजें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन में दी गई हैं. तो पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स. तो ये फेडरेशंस की एसेंस है. A great example of federations is the Trade Federation from Star Wars. No, I'm just kidding. This was inspired, of course, from the same pattern, but not necessarily the same one. Great movie, by the way. Everyone should watch it. And in the machete order,
not in the release order because it will spoil your movie, please. The real world examples are the followings. The most famous countries are generally predominantly federalist, because the countries that you hear a lot about, and these countries tend to be very ethnically, racially diverse as well. United States is considered to be the oldest surviving federation, starting in 1789. India is a federation. Pakistan, Canada, and Malaysia and Nepal are also a federation. Nepal being the newest federation, 2015 में constitutional amendment के बाद they turned into a federation. Monarchies generally tend to be unitary systems. Why? Because monarchy by its definition has a centralization of power, right? Monarch want to control everything. किसी भी अंडर monarchy system में इसीलिए डाली जाती है because वहां पे monarchs want to be all powerful. तो by it is natural कि a form of government that is monarchy goes well with a system of government of unitary systems, क्योंकि फेडरेशंस के अंदर तो पावर डिवाइड हो जाती हैं. बट यूएई इज एन एग्जांपल व्हिच डिस्पाइट हैविंग अ मोनार्की इज अ फेडरेशन. इट्स अ फेडरेटिव मॉडल जिसके अंदर उनको कॉन्स्टिट्यूशनली, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, ऑटोनॉमी दी जाती है. तो ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन है चार्ट्स का कि किस तरीके से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी की तरफ मूव करता है. सो फेडरेशंस आर इन द सेंटर. द मोर यू मूव towards the right, the more integration it tends to make. The more you move towards the left, the more autonomy it gives. So federations are in the center. You move towards the left, these are confederations. This is like Belgium, एक country की confederation. If you move towards the left, international confederations like EU. तो बेल्जियम के अंदर autonomy कम है states के पास, वेलोनिया एंड फ्लैंडर्स के पास. ईयू की 28 जो सॉवरेन स्टेट्स उनके पास ज्यादा है. इस आप एक्सट्रीम पे चले जाएं, अगर बहुत ज्यादा स्टेट्स मिलकर अपनी बनाती हैं तो वो मजीद कम पावर्स होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इसलिए सेपरेशन बढ़ती जाएगी. इफ यू मूव टुवर्ड्स द राइट, इट मेक्स वे फॉर डेवोल्यूशन. डेवोल्यूशन में यू विल गिव slight amount of powers to the provincial governments. Move towards the next, which is decentralization, जिसके अंदर आप थोड़ी सी मजीद पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कम कर देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ा देंगे. और अगर आप यू मूव टू द फार राइट, देन you have a complete unitary system whereby the central government has all powerful presence. Now mind you that no country is completely unitary, completely federal or completely confederacy, but there is a predominant character of a country. जिस तरह आप यूके में देखते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को काफी इख्तियारात मौजूद हैं, तो आप कहते हैं हाउ इट इज अ यूनिटरी सिस्टम. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट सिंस द सेंट्रल गवर्नमेंट, theoretically saying, has the power to take away the powers of the provincial governments anytime, that's why UK is a provincial. It's a unitary country. India is considered, जिसका मिसाल दी आपने तो उसको आप एक एक्सेप्शन के तौर पे नोट कर सकते हैं. It's considered to be a federal government with a unitary tilt because central government काफी powerful है वहां पे despite it being a declared a federation. तो आप हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि वो कौन से ऐसे प्रीरेक्विजिट्स हैं फेडरेशन को चलाने के लिए जिनकी वजह से फेडरेशन सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकती है. वी विल डू दिस लेक्चर, दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके अंदर हम डिफरेंट इनका कंपैरिजन और इनको दोबारा समराइज और सिंथेसाइज करने की ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.